Then today we will discuss in D on a block the bond formation. Means which type of bonds the D block elements are forming. Means किस प्रकार के बंध D मीन्स ट्रांजिशनल एलिमेंट्स यानी संक्रमण तत्व किस प्रकार के बंध बनाते हैं. ठीक है, तो आज हम इसी पे थोड़ा डिस्कस करेंगे. तो अगर बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें तो जो हमारे ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं मतलब जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं, ठीक है ना, तो संक्रमण तत्व दो टाइप्स के बॉन्ड बनाते हैं. एक तो ये बनाते हैं मेटैलिक बॉन्ड्स, इनसे धात्विक बंध बनाते हैं, और दूसरा बनाते हैं सहसंयोजी बंध. ठीक है ना, तो जो संक्रमण तत्व हैं वो दो प्रकार के बंध बनाते हैं, धात्विक बंध मेटैलिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज सहसंयोजी बंध. ठीक हो गया. धात्विक बंध क्यों बनाएंगे? ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस करने के कारण वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे तो ये धात्विक बंध बनाते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करने के कारण ये क्या बनाते हैं? धात्विक बंध बनाते हैं. और सहसंयोजी बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं? ये डी ओवरलैप के कारण, मीन्स डी अतिव्यापन के कारण, यानी डी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के बीच अतिव्यापन होने के कारण ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है ना, तो दो प्रकार के बंध बनाते हैं हमारे ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, धात्विक बंध और सहसंयोजी बंध. धात्विक बंध क्यों बनाएंगे? लॉस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के त्याग करने के कारण, है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉनों के त्याग होने के कारण. और सहसंयोजी बंध डी ऑर्बिटल के बीच अतिव्यापन होने के कारण. सपोज एक एग्जाम्पल मैं आपको इसमें दे देता हूँ, लाइक स्कैंडियम का 21 होता है. अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखें तो ये होता है स्कैंडियम का 1s2 2s2 2p6, है ना, देन 3s2 देन 3p6, फिर उसके बाद 3d 1 2 3 4 5 3d में एक इलेक्ट्रॉन इसमें होता है ना, और 4s ये 3d होता है, और उसके बाद आता है इसमें 4s में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, तो ये तो था इसका स्कैंडियम. ठीक है ना, तो स्कैंडियम दूसरा इसका देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये आपका 3d वाला हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे 4s वाला हो जाएगा. ठीक है, 3d में इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है. तो देखें, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो देखो इसके जो 4s ऑर्बिटल है 4s2 जो है हमारा ये, तो 4s2 का ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा तो क्या बना देंगे? धात्विक बंध बना देता है ना. और ये डी और डी ऑर्बिटल के बीच अतिव्यापन होने के कारण ये जो क्योंकि डी ऑर्बिटल में भी इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, ये डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो अतिव्यापन हो जाएगा, है ना. तो डी और डी ऑर्बिटल के बीच अतिव्यापन होने के कारण एक ऐसे बॉन्ड बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सहसंयोजी बंध बनाते हैं. ठीक हो गया, डी ऑर्बिटल के बीच अतिव्यापन होने के कारण. अच्छा, आपको समझ में चीज़ आ रही होगी ना. जैसे यहाँ पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अगर सपोज 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो उतने ही ज़्यादा मतलब मजबूत सहसंयोजी बंध बनेंगे. 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो उतने ही ज़्यादा और ज़्यादा मजबूत सहसंयोजी बंध बन जाएंगे. 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे ही 5 के 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो क्या होगा? और ज़्यादा मजबूत सहसंयोजी बंध बनेगा. यानी सहसंयोजी बंधों की जो दृढ़ता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बंध का मतलब ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, परमाणु के बीच आकर्षण बल, है ना. तो परमाणु के बीच आकर्षण बल ज़्यादा कब होगा? जितने ज़्यादा सहसंयोजी बंध बनेंगे. सहसंयोजी बंध क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड तो सब में लगभग बराबर ही बनेंगे, है ना, क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉनों का तो त्याग करेगा, है ना. तो परमाणु में सबसे ज़्यादा फोर्स कब लगेगा? यानी परमाणु के बीच अधिक आकर्षण बल कब होगा? जब डी ऑर्बिटल में जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना. तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी तो उनके परमाणु के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होगा. समझे ना आप? आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो क्या होगा बताइए, है ना. सपोज में कहा आपसे कहा जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना. सपोज मैं करूँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगा बताइए, क्या होगा? उतनी ही ज़्यादा सहसंयोजी बंध बनेंगे ना भाई, उतने ही ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे नहीं बनेंगे. यहाँ पर डिस्कस किया हमने, ये जितने ज़्यादा डी ऑर्बिटल में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो उतने ही ज़्यादा सहसंयोजी बंध बन जाएंगे ना. ठीक है ना, तो इसका मतलब जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा सहसंयोजी बंध बनेंगे.
और जितने ज़्यादा सहसंयोजी बंध बनेंगे उससे उससे क्या होगा, उतने ही ज़्यादा परमाणु के बीच क्या होगा, आकर्षण बल होगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा नहीं होगा। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा सहसंयोजी बंध बनेंगे, जितने ज़्यादा सहसंयोजी बंध बनेंगे परमाणु के बीच उतना ही आकर्षण बल बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा आकर्षण बल बढ़ेगा तो क्या होगा, परमाणु आपस में बहुत क्लोजली जुड़े रहेंगे ना, ये ज़्यादा नज़दीक जुड़े रह जाएंगे परमाणु, तो उससे क्या होगा, हार्डनेस, यस, कठोरता आ जाएगी ना। समझे नहीं समझे, परमाणु आपस में, तत्व के परमाणु मजबूती से जुड़े हैं तो इसका मतलब वो तत्व उतना ही कठोर है, तो इसका मतलब हार्डनेस बढ़ जाएगी, कठोरता बढ़ जाएगी, और कठोरता बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बढ़ जाएगा। ये गलनांक बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, है ना। और लास्ट में इसमें क्या, अगर ये क्वथनांक गलनांक के सारे बढ़ जाते तो उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी आपकी डेल्टा एच। डेल्टा एच को बोलते हैं हम कणीकरण ऊर्जा। क्या बोलते हैं, कणीकरण ऊर्जा, मीन्स इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। तो देखो समझ में आ गई ना बात, यानी जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, समझे, उतने ही ज़्यादा सहसंयोजी बंध बनेंगे, जितने ज़्यादा सहसंयोजी बंध बनेंगे उतने ही ज़्यादा परमाणु के बीच आकर्षण बल बढ़ेगा, जितना ज़्यादा आकर्षण बल होगा उतने ही परमाणु में क्या होगी, कठोरता होगी, जितनी ज़्यादा कठोरता उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक, उतनी ज़्यादा क्वथनांक, और कणीकरण ऊर्जा भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप के हम इसको लिख सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, सपोज मैं आपसे अगर पूछूं, क्वेश्चन, माय क्वेश्चन इज, सपोज मैं आपसे कहूं जैसे कि ट्रांजिशन एलिमेंट हार्ड क्यों होते हैं, क्यों होंगे बताओ जरा। ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व कठोर होते हैं, क्यों होते हैं बताइए। अरे क्यों नहीं होंगे कठोर, यानी क्या कहा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें, जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा क्या बनते हैं, सहसंयोजी बंध बनते हैं। अब अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखो तो ट्रांजिशन एलिमेंट दो प्रकार के बॉन्ड बन रहे हैं, ये देखो, धात्विक बंध ही बन रहे हैं और सहसंयोजी बंध ही बन रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड भी बन रहे हैं। दो बॉन्ड बनेंगे तो अपने आप आकर्षण बल ज़्यादा बढ़ेगा ना, समझे नहीं समझे। संक्रमण तत्वों में दो प्रकार के बंध बनते हैं, मेटेलिक बॉन्ड यानी धात्विक बंध ही बनते हैं और सहसंयोजी बंध बनेंगे। अब परमाणु है उसमें दो प्रकार के बंध बने हैं, तो इसका मतलब उसके परमाणु आपस में क्या है, उस तत्व के परमाणु आपस में ज़्यादा मजबूती से जुड़े हैं कि उसमें दो दो फोर्स लग रहे हैं ना। मेटेलिक बॉन्ड के कारण अलग बल लगेगा, और कोवेलेंट बॉन्ड बनने के कारण, सहसंयोजी बंध बनने के कारण अलग बल लगेगा, है ना। तो यही कारण है कि संक्रमण तत्व आपके हार्ड होते हैं यानी कठोर होते हैं। उसका कारण यह है कि उसमें दो प्रकार के बंध पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं, धात्विक बंध और सहसंयोजी बंध। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसे मैं आपसे डिस्कस करूँ, जैसे आपसे करूँ, जो जैसे आपका ये है, सपोज इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। जैसे आपका ये है क्रोमियम और मैग्नीज। जैसे आपका क्वेश्चन आता है कि जैसे क्रोमियम एंड मैग्नीज ये हैं आपके, ये पहली 3D ट्रांजिशन श्रेणी में, पहली संक्रमण श्रेणी 4 होती है ना, 3D 4D 5D 6D। तो पहली संक्रमण श्रेणी जो 3D श्रेणी होती है उसमें क्रोमियम और मैग्नीज क्या हैं, सबसे ज़्यादा कठोर एलिमेंट है, हार्डेस्ट हैं 3D श्रेणी में। क्यों है, आंसर इसका कन्फिग्रेशन देख लो आप। क्रोमियम का अगर कन्फिग्रेशन करो तो इसमें 3D 5 आता है, 4s2 आता है। ऐसे ही मैग्नीज का करो तो इसमें भी क्या आता है, 3D 5 आता है लास्ट में। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप ना, डी में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 5 अयुग्मित। तो मैंने क्या कहा था, जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज़्यादा क्या बढ़ेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ेगा, और जितनी ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे उतनी ज़्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ही उतनी ज़्यादा आकर्षण बल होगा। जितना आकर्षण बल होगा उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, कठोरता हो जाएगी, हार्डनेस। तो यही कारण है कि 3D संक्रमण श्रेणी में क्रोमियम और मैग्नीज क्या है, सबसे ज़्यादा हार्ड है। तो आंसर क्या होगा, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, जिस कारण से ये क्या बना देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सहसंयोजी बंध बनाते हैं। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन जैसे आपका यहाँ से आता है, जैसे आपका कॉपर और सिल्वर क्वेश्चन आता है। कॉपर Cu और Ag ये आपके क्या है, कहा जाता है इनको कोमल धातु माना जाता है। क्यों माना जाता है, कोमल धातु बिल्कुल है, क्यों होगा बताओ जरा। कोमल धातु इसलिए है क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन देखो तो इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जैसे आप उसका देखो कॉपर का इलेक्ट्रॉन यहाँ देखा आप लोगों ने। कॉपर का क्या होता है, 3D 10 होता है ना। और 4s कॉपर का कितना होता है, देखो जरा कॉपर का कितना होता है। कॉपर का होता है आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
फिर उसके बाद क्या आता है 4s भरा जाता है। 4s में पहले 1 भरा जाएगा इसमें, 4s1 3d10। तो देखो 2 2 4 से 10 2 12 6 18। हाँ, अब देखो इसमें डी में कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल में नहीं है, डी पूरा भरा हुआ है भाई साहब। ये देखो डी में 5 और 5 और 5 5 के 5 में सब में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इसका मतलब इसका डी ऑर्बिटल में युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो डी ऑर्बिटल में युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होगा, सहसंयोजी बंध नहीं बनाएगा। सहसंयोजी बंध नहीं बनाएगा तो क्या होगा, इसके परमाणु के बीच जो बंध बनते हैं केवल धात्विक बंध बनेंगे, सहसंयोजी बंध नहीं बनेंगे। तो एक ही प्रकार के बंध बनेंगे ना, ये केवल मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे, एक ही प्रकार के बंध बनेंगे, ये वाले बंध नहीं बनेंगे। तो यही कारण है कि क्या हो जाता है, ये क्या हो जाते हैं आपके कोमल हो जाते हैं, क्योंकि बंध कम बन रहे हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन रहा है, सहसंयोजी बंध नहीं बन रहा है। तो उससे क्या होगा, जो परमाणु हैं आपस में कम दृढ़ता से जुड़े रहेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, उनमें कोमलता आ जाएगी, कठोर नहीं रहेंगे वो, ठीक है ना। तो कॉपर और सिल्वर क्या हैं, आपके कोमल धातुओं में आते हैं, सॉफ्ट एलिमेंट्स हैं। ये इसलिए हैं क्योंकि क्या है, इनमें इसके डी ऑर्बिटल में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जिस प्रकार से सहसंयोजी बंध नहीं बनाते हैं। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे भी इसमें डिस्कस करते हैं। जैसे और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, जैसे एक क्वेश्चन आप खुद सर्च करना चाहता है कि जैसे मरकरी जो है, मरकरी आपका लिक्विड है, लिक्विड रूप में पाया जाता है, क्यों हो जाता है, इसका भी यही रीजन है ना। मरकरी देखो आप सामान्य ताप पर वो लिक्विड रूप में, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका भी यही कारण है ना। तो यही सारे आपके कारण हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी आपका मरकरी में भी देखो आप, वहाँ भी क्या है 3d जो डी ऑर्बिटल है वहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मरकरी में भी नहीं है। मरकरी का परमाणु क्रमांक 80 होता है, उसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है ना। और 4 जो वहाँ पर एस ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल तो पूरा भरा हुआ है। डी ऑर्बिटल से सहसंयोजी बंध, तो सहसंयोजी बंध मरकरी में नहीं बनते हैं। मरकरी में देखो सहसंयोजी बंध नहीं बनेगा। धात्विक बंध भी बहुत कम बनते हैं, धात्विक बंध नहीं बनेगा, धात्विक बंध आसानी से नहीं बनते हैं इसमें, है ना। जो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, जो एस ऑर्बिटल के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके परमाणु से दृढ़ता से तब भी जुड़े रहते हैं, तो इससे ये आसानी से इसका त्याग नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से इसमें धात्विक बंध भी बहुत कम बनते हैं। धात्विक बंध कम बनेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, अपने आप ही क्या हो जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट होता है, यानी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है ना। अगला चीज़ हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो आपका है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जो मैं आपको बता रहा था अभी, है ना। यानी कणीकरण ऊर्जा, किसको कहेंगे कणीकरण ऊर्जा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स बिटवीन 2 मेटल एटम। यानी 2 मेटल एटम है, 2 मेटल धातु परमाणु के बीच बॉन्ड जो बंध बने होते हैं, है ना, उनको तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, यानी कणीकरण ऊर्जा, जिसे हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। क्या कहा मैंने, धातु के परमाणु के बीच जो बंध बनते हैं उन बंधों को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। अब सोचो जरा, धातु के परमाणु के बीच जो बंध बन रहे हैं उन बंधों को आपको तोड़ना है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब देखो हमने अभी पढ़ा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 2 प्रकार के बंध, तो इसके परमाणु क्या होंगे, आपस में दृढ़ता से जुड़े रहते हैं। जो संक्रमण तत्व के परमाणु आपस में क्या होते हैं, दृढ़ता से जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। तो उससे क्या होगा, इनके बीच के जो बंध हैं उनको तोड़ने में हमें क्या लगेगा, ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो यही कारण है कि जो संक्रमण तत्व है इनकी जो कणीकरण ऊर्जा यानी डेल्टा एच है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, वो बहुत ज़्यादा होती है, उच्च होती है, यही कारण है ना। जैसे इसमें क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है जैसे कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जैसे ट्रांसल, तो ये तो डी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए ट्रांसन संक्रमण तत्व, एस ब्लॉक के, तो ये कहा जाता है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स से ज़्यादा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जो कणीकरण ऊर्जा है वो ज़्यादा होती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक के तत्वों की कणीकरण ऊर्जा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन वो एस ब्लॉक से ज़्यादा होती है। क्यों होती होगी, जरा बता सकते हैं आप, सोचो जरा। देखो एस ब्लॉक में केवल धात्विक बंध बनते हैं, एस ऑर्बिटल यहाँ फील्ड रहता है, तो ये वाले यहाँ धात्विक बंध बनते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते यहाँ, ठीक है ना। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स केवल धात्विक बंध बनाते हैं, जबकि डी ब्लॉक के एलिमेंट धात्विक भी बनाते हैं और सहसंयोजी दोनों प्रकार के बंध बनाते हैं। तो जहाँ ज़्यादा बंध बनेंगे वहाँ पर आकर्षण बल परमाणु के बीच ज़्यादा रहेगा ना, यहाँ पर कम रहेगा। आकर्षण बल ज़्यादा रहेगा तो उनके परमाणु के बीच बंधों को तोड़ने में ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी, है ना। तो यही कारण है कि डी ब्लॉक के तत्वों की कणीकरण ऊर्जा एस ब्लॉक से ज़्यादा होती है। समझ आई बात, है ना, क्लियर है ना। हाँ, तो डी ब्लॉक के तत्वों की कणीकरण ऊर्जा एस ब्लॉक के तत्वों से
ज़्यादा इसीलिए होते हैं क्योंकि एस ब्लॉक में दो प्रकार के बंध पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं बताओ? धात्विक बंध और सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं डी ब्लॉक में, जबकि एस ब्लॉक में केवल एक ही प्रकार के यानी धात्विक बंध पाए जाते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जाता है जैसे डेंसिटी में, समझे आप? डेंसिटी पे आपका अगला क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि घनत्व, संक्रमण तत्व का घनत्व उच्च होता है। क्यों होता होगा बता सकते हैं आप? अरे उच्च ही होगा, क्यों नहीं होगा? घनत्व का मतलब एकांक आयतन में ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु रह रहे हैं आपके, तो संक्रमण तत्व हो तो रहा है ऐसा। संक्रमण तत्व में, ये संक्रमण तत्व है, इसमें दो प्रकार के बंध हैं, इसका मतलब इसके परमाणु ज़्यादा नज़दीक एक दूसरे के हैं, तो जितने ज़्यादा नज़दीक होंगे उतना ज़्यादा घनत्व होगा, है ना। तो संक्रमण तत्व की डेंसिटी क्या होती है, यानी घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। कारण ये है कि इसमें दो प्रकार के बंध पाए जाते हैं, धात्विक बंध और सहसंयोजी बंध। ठीक है डियर, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले टॉपिक में हम फिर डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तब तक देखते रहिए। थैंक यू।